कहानी है संघर्ष। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ मैम? बाहर से किसी ने पुकारा तो मैंने उसे भीतर आने को कहा। अरे आभा तुम, बताओ क्या बात है? मैम एक खुशखबरी है, मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा को क्लियर कर लिया है। वह बेहद साहित्य, यह सब आपका आशीर्वाद है। मैम आपने मुझे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, मेरी सहायता की, मैं सदा आपके आभारी रहूंगी। वह कहती जा रही थी और मैं 3 साल पहले उससे हुई एक मुलाकात हो याद करती विगत की ओर मुड़ गई थी। बीए ऑनर्स हिंदी की पहली क्लास में मैंने आभा को देखा था। प्रतिदिन मैं उसे नियमित समय पर क्लास में आते देखती। वह बहुत ध्यान से अपनी पढ़ाई करती थी। कुछ दिन के बाद मेरी एक दोस्त जो एक सामाजिक संस्था में सक्रिय सदस्य थी, उसने मुझसे कहा कि तुम अपने विश्वविद्यालय में देखना कोई ऐसी बच्ची जिसे पढ़ाई में असुविधा हो रही हो, जो गरीब हो फिर भी मेधावी हो, ऐसी किसी एक बच्ची को हम पूरी पढ़ाई का खर्च देंगे। मैंने अपनी कक्षा में इस संबंध में बात की तो मुझसे मिलने जो छात्रा आए उसे देखकर मैं चौंक पड़ी। आभा तुम? जी मैम। वह बेहद मायूस नजर आ रही थी। फिर जो कहानी उभरकर सामने आई उसने मुझे स्तब्ध बना डाला। आभा अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, पर उसके जीवन में विडंबनाओं का अथाह सागर था। मात्र 19 वर्ष की उम्र में ही उसने जीवन की कई विडंबनाओं से प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर लिया था। एक मासूम संवेदनशील बच्ची की दुखद कथा सुनकर मैं सिहर उठी थी। एक शिक्षिका होने के नाते मैंने उसे सांत्वना तो दी, पर मेरा अंतर्मन गहरे तक उसके दुख से जुड़ गया था। मात्र 16 वर्ष की उम्र में आभा की मां बीनू का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से हो गया जो कहने को तो इंजीनियर था, लेकिन शराब और अन्य कई तरह के व्यसनों का शिकार था। विवाह होते ही बिंदु जब ससुराल आई तो उसके सास ससुर और पति ने दहेज की मांग को लेकर उसका जीना दुश्वार कर दिया। दिन रात के तानों से तंग आकर अपने मायके चली आती तो माँ बाप उसे ससुराल में ही जीने मरने की सीख देकर वापस भेज देते। वह दुखी होकर, प्रताड़ित होकर मायके लौटती और बार बार ससुराल जाने पर विवश हो जाती। दिन ऐसे ही बीत रहे थे कि तभी उसे पता चला कि वह गर्भवती है। उसने सोचा बच्चे के आने के बाद शायद उसके ससुराल वालों और उसके पति का व्यवहार उसके प्रति बदल जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। उसके पति को गांव से सैकड़ों किलोमीटर दूर पटना में सरकारी नौकरी मिली तो उसने सोचा अब सब ठीक हो जाएगा, पर उसके पति ने उसे गांव में ही छोड़ दिया और पटना आकर दूसरा विवाह करने की ठान ली और गति बिंदु तलाक का नोटिस भेज दिया। दुखी व्यथित बिंदु ने हजारों कोशिश की थी कि पति रास्ते पर आ जाए, पर ऐसा नहीं हुआ और अंततः कोर्ट में तलाक का केस चलने लगा और बिंदु अपने मायके में रहने पर विवश हो गई। उसका पति बिना विवाह किए ही एक औरत के साथ रहने लगा। जिंदगी में आगे बढ़ गया और परित्यक्ता का दाग अपने दामन में समेटे बिंदु अपनी नन्ही सी बच्ची के साथ एकाकी रह गई। मायके के बहुत बड़े परिवार में एक छोटा सा हिस्सा बनकर अपने बच्चे की परवरिश करने लगी थी। बिंदु ने बहुत प्यार से अपनी बिटिया का नाम रखा आभा। आभा की परवरिश के लिए उसने अपने पति से उचित धनराशि की अपेक्षा की और कोर्ट में केस चलने लगा। पहली बार जब 2 वर्ष की बेटी को गोद में समेटे बिंदु अदालत पहुंची तो पति को देखकर उसकी आंखें छलक उठीं। उसने मुड़कर भी अपनी पत्नी और बेटी की ओर देखा भी नहीं। बात अगली तारीख के लिए टल गई। ऐसे ही तारीख पड़ती रही। बिंदु अपनी धीरे धीरे बड़ी होती बच्ची को लेकर अदालत में जाती रही। 8 साल की आभा ने जब होश संभाला और पहली बार पिता को अपने समक्ष देखा तो उसका मन दौड़कर उनकी गोदी में जाने के लिए मचल उठा, पर मां ने उसका हाथ थाम लिया और उसे वहां जाने से रोक दिया। तुम तो कहती हो यह मेरे पापा है, फिर क्यों रुकती हो? बिंदु ने जवाब दिया, मैं उनसे मिल भी नहीं सकती, हमारा तलाक हो गया है। तलाक क्या होता है मां? नन्ही बच्ची समझ नहीं सकी, पर पिता को देखकर संवेदनाओं का सागर उमड़ पड़ा था। पर उस पाषाण हृदय पुरुष के मन में अपनी नन्ही सी बच्ची के लिए तनिक भी प्यार नहीं जागा। समय गुजरता रहा और आभा ने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। उसके सामने कई समस्याएं सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी थीं। नाना नानी वृद्ध हो चुके थे, मामा मामी किसके अपने हुए हैं जो आभा के होते। उसकी माँ की स्थिति घर में एक नौकरानी की तरह थी। आभा किसी तरह अपनी पढ़ाई कर पाती। दिन रात सबकी सेवा टहल में उसका समय गुजर जाता।
किसी तरह नाना की पेंशन से उसकी पढ़ाई आगे बढ़ रही थी। इंटर का फॉर्म भरते समय उसकी मां ने अपना आखिरी सहारा अपने कंगन भी बेच डाले थे। इंटर में वह बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई तो नाना ने उसका एडमिशन कॉलेज में करवा दिया। और हिंदी ऑनर्स की कक्षा में मैं आभा से मिली। मेरी उस सहेली की मदद से आभा को 3 वर्ष तक के लिए स्कॉलरशिप मिल गई। उसकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलने लगी। उसे अब किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं थी। वो जब भी मेरे पास आती मैं उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश करती। कभी कभी मुझे लगता कि मैं क्या उसका हौसला बढ़ाऊंगी। जिस बच्ची के हौसले स्वयं ही इतने बुलंद है, जो अपनी माँ को उस नर्क से निकालना चाहती है, जो अपने पिता के प्रति सम्मान रखती है, जो उनसे मिलना चाहती है, जो कुछ कर दिखाना चाहती है। एक दिन उसने मुझसे कहा था, मैं जानती हूँ भले ही मेरे पापा मेरी माँ के साथ नहीं रह पाए, पर मैं जब जीवन में कुछ बड़ा बन जाऊंगी ना, कुछ अच्छा करके दिखाऊंगी, तो वो जरूर मेरी पीठ थपथपाने आएंगे। कहते कहते वो अनंत उत्साह से भर जाती। एक दिन कॉलेज में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, तो उसने भी एक बहुत अच्छा सा आलेख तैयार किया और अपनी कॉपी मुझे देते हुए बोली, मैम प्लीज इसे देख लीजिए, यह सही है कि नहीं। मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी करूँ वह सर्वश्रेष्ठ हो। मैंने कहा, कॉपी यहाँ रख दो, मैं देख लूंगी। वह कॉपी रखकर चली गई। वह कॉपी नहीं, पीड़ा का एक दस्तावेज था जो मेरे सामने खुल चुका था। आभा गलती से अपनी वह कॉपी मेरे पास छोड़ गई थी, जिसमें वह प्रतिदिन अच्छी या बुरी स्वयं से संबंधित घटनाओं का जिक्र किया करती थी। मैंने पहला पन्ना खोला। आज मेरा जन्मदिन है, मैं 16 साल की हो चुकी हूँ। पर इन 16 वर्षों में मेरा जीवन गहरे खालीपन से भरा रहा है। मैं हर क्षण प्रतिपल अपने पिता के लिए तरसती हूँ। काश मेरे पापा भी मेरे साथ रहते तो छोटी छोटी चीजों के लिए मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते। पर मैं जब भी अदालत में पापा को देखती हूँ, वह कभी मेरी ओर स्नेह की दृष्टि से नहीं देखते। पर मैं उनकी बेटी तो हूँ ना। काश मैं दौड़ते हुए उनकी तरफ जाऊं और वो मुझे गले लगा लें। कितना सुंदर क्षण होगा वह मेरे लिए। हे ईश्वर, मुझे मेरे पिता से मिला दे। मैंने कई बार माँ को छुप छुप कर रोते देखा है। मैं जानती हूँ मामा मामी कुछ कह देते हैं तो माँ की आत्मा पर गहरी चोट लगती है। हे ईश्वर, मुझे ऐसी शक्ति देना कि माँ को मैं उन सभी तरह की पीड़ाओं से उबार सकूं, अपने नाना नानी की सेवा कर सकूं, माँ के जीवन में खुशियाँ लौटा सकूं। मैं पन्ना पलटते जा रही थी और आभा की हृदयगत पीड़ाओं का प्रवाह मेरे सामने खुलता जा रहा था, निरंतर बहता जा रहा था। छोटी छोटी चीजों के लिए मेरी माँ का भीतर से परास्त हो जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। न जाने कब मैं जीवन में कुछ कर सकूंगी कि अपनी माँ के सपने को पूरा कर सकूं। कल माँ के साथ बाजार गई थी। एक सुंदर सी लाल रंग की ड्रेस पर मेरी दृष्टि पड़ गई। माँ ने मेरी दृष्टि को अपनी दृष्टि से तोला, और उनके चेहरे पर जो वेदना मिश्रित हंसी कौंधी थी उसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। नहीं चाहिए मुझे लाल ड्रेस, मुझे अपनी माँ के चेहरे पर मुस्कान चाहिए। मुझे कुछ करना है, कुछ कर दिखाना है। यह आस पड़ोस वाले, दुनिया समाज वाले लोग कितने खराब हैं। मुझसे कभी मेरी पढ़ाई, मेरी पुस्तकों और मेरी खुशियों के बारे में कहाँ पूछते हैं। क्या तुम्हें तुम्हारे पापा की तरफ से मुआवजा मिला? तुम्हारी माँ मायके में रहकर खुश है क्या? तुम दोनों माँ बेटियां कैसे रहती हो? अपना अलग घर क्यों नहीं ले लेते? जब तक नाना नानी है तब तक तो ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? सारा समाज ही जैसे हमारा शुभचिंतक बनकर बैठा हुआ है। इतने शुभचिंतक है, फिर हमें मदद क्यों नहीं मिलती? हमारा कैसा समाज है? सच कहती हूँ मैं, तुम पापा द्वारा छोड़ दिए जाने पर भी कितने स्नेह और आदर से अपने माथे में सिंदूर लगाती हो, बिंदी सजाती हो, चूड़ियाँ पहनती हो। क्यों? किसके लिए? मैं बड़ी होती हो रही हूँ। मैं समझ रही हूँ। मुझे दिखता है, उस व्यक्ति ने जिसने तुम्हारी इज्जत तक नहीं की, उसके नाम का सिंदूर अपनी मांग में सजाते हुए तुम अपने प्रति अन्याय नहीं कर रही हो क्या? माँ, परसों मैंने पूछा तो तुमने मुझे एक थप्पड़ लगा दिया, पर सच बताओ क्या मैं गलत थी? माँ, तुम्हारी बेटी 18 साल की हो चुकी है। कुछ ही दिनों में वह ग्रेजुएट होगी। उसकी मेहनत रंग लाएगी। मैं जानती हूँ शिक्षा कितना बड़ा धन है। अगर तुम शिक्षित होती तो आज अपने पाँव पर खड़ी होती, और हम दोनों माँ बेटी अपने जीवन को अच्छी तरह जी रहे होते। क्या तुम्हें नहीं लगता?
तुम्हारी अशिक्षा ने तुम्हारे पाँव में बेडियों डाल दी थी। नाना नानी ने जितना खर्च तुम्हारे विवाह पर किया उससे अच्छा तो वह तुम्हारी शिक्षा पर करते। तो आज हम दोनों माँ बेटी ऐसा जीवन जीने को विवश नहीं होते। तुम ठीक कहती हो, मैं बहुत बोलती हूँ। पर क्या करूँ, इस समाज में इतने प्रश्न हैं और उनके उत्तर देना नहीं सीख लूंगी तो समाज मुझे जीने नहीं देगा। एक परित्यक्ता माँ की अकेली बेटी, जिसके सर पर उसके पिता का साया ना हो, उसे जीवन में जीना कम, लड़ना ज्यादा पड़ता है। तुम भी अच्छी तरह समझती हो। और यह क्या, नाना नानी मेरे लिए रिश्ते भी लाने लगे। मामा मामी और नाना नानी को तुम्हें बताना चाहिए कि वह एक बार पहले जो गलती कर चुके हैं वह दोबारा न करें। 18 साल की उम्र में मैं शादी नहीं करूंगी। मैंने तुमसे कहा तो तुम बोली। हो सकता है तुम्हारा भाग्य सुधर जाए। अभी भी गलती कर रही हो माँ। एक लड़की का भाग्य शिक्षा से जागता है, शादी से नहीं। यह मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ। मुझे पढ़ना है, जीवन में आगे बढ़ना है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे तुम्हारे आशीर्वाद से और ईश्वर की कृपा से स्कॉलरशिप मिल गई है, जिससे मैं बहुत अच्छी तरह से अपनी बीए की पढ़ाई पूरी कर सकूंगी। उसके बाद मुझे पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में बैठना है, बहुत बड़ा अफसर बनना है, तुम्हारी बहुत सारी सेवा करनी है। तुम्हें जिंदगी के सभी दुखों से हटाकर सुख की ओर मोड़ना है। मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने हर लक्ष्य में सफल हो सकूं। थोड़ी ही देर में वो भागती हुई आई। मैम, मैं गलत कॉपी दे गई थी। ये सही है, आप देख लीजिएगा। ओह हाँ, मैंने तो देखा ही नहीं अभी तक। वो आश्वस्त होकर चली गई। मेरी अंतरात्मा में गूंजा, वो गलत नहीं, सही कॉपी थी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और उसने बीए ऑनर्स की परीक्षा फर्स्ट क्लास से पास कर ली। उसकी खुशी की सीमा नहीं थी। उसने उत्साहित होते हुए मुझे बताया, अब मैं आराम से पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करूंगी, क्योंकि मुझे बहुत आगे बढ़ना है। पापा को भी तो करके दिखाना है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मैंने उसे आशीर्वाद दिया था। छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अब वह अपना खर्च निकालने लगी थी। घर में कामों में माँ का हाथ भी बटाती थी और दिन रात पढ़ाई में जुटी रहती। समय पंख लगाकर उड़ता गया। उसकी मेहनत रंग लाई और आज उत्साह से भरी एक दूसरी आभा के रूप में वो मेरे समक्ष खड़ी थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की अलौकिक चमक कौंध रही थी। सहसा उसने मुझसे कहा, मैम, अब मैं अपने पापा से मिलूंगी और उनसे पूछूंगी। बोलो ना पापा, क्या अब भी आपको मुझ पर गर्व नहीं? क्या अब भी आप मुझे अपनी बेटी कहकर सीने से नहीं लगाएंगे? बोलो ना पापा, बोलो। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।